Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions and answers of June 25 exam of your MPA 016 subject. Now हमारा ये last video होने वाली है. We have already discussed all question 13 आपको playlist में मिल जाएगा with features of 74th Constitutional Amendment Act इस name से मिल जाएगा आपको. And question 12 अभी हम discuss कर लेंगे जहाँ पे हमें बात करनी है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे हमें स्पेशल एक जो रेफरेंस देनी है फिस्कल ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज़ को देनी है. नाउ ये अगर आप स्पेशल रेफरेंस ना भी आए क्वेश्चन में, सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आए, तो भी आप जो सेम क्वेश्चन है ये आप सेम तरीके से आंसर उसका प्रोवाइड करेंगे. डजंट मीन कि क्वेश्चन सेम ही आएगा तभी आप सेम आंसर लिखेंगे, नहीं. अगर आपके क्वेश्चन में इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी पूछ लिया गया है तो आप सेम आंसर वहाँ पे लिखेंगे. आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने तो फिस्कल ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज़ वाला कराया था. इट ऑल मीन्स द सेम, राइट. आपको जो आंसर है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर वो है तो आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं. हर एक क्वेश्चन का आप एक बेहतर तरीके से जो आंसर है वो एग्जाम में राइट कर सकते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो पहले आपको बात करनी है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर इंडिया में हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन आई थी आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ पे एम जो था गवर्नमेंट का वो था कि डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा डीप किया जाए, लोगों के पास पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है लोकल लेवल पे उनके पास पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से जो रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे PRIs के पास, म्यूनिसपैलिटीज़ के पास जब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो वो अपने लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करके अच्छे से वहाँ पर डिसीजंस ले सकते हैं. हाउएवर जब हम इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, स्पेशली फिस्कल ऑटोनॉमी के टर्म्स में, तो वो आज भी एक मेजर चैलेंज देखा जाता है, जहाँ पे फाइनेंशियल पावर और रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से दिए नहीं जाते हैं लोकल बॉडीज़ को. आज भी जो लोकल बॉडीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिले, जो लिखा हुआ है एक्चुअल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए. डिसेंट्रलाइजेशन को ना कि सिर्फ लिखने को डिसेंट्रलाइजेशन हो, बट एक्चुअल में वो जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उनके हाथ में आनी चाहिए. तो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो एक इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक, तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट फंड्स, राइट, रिसोर्सेज की हम बात करते हैं. तो जब हम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा सफिशेंट हो, एलोकेशन जो रिसोर्सेज की है वो प्रॉपर तरीके से लोकल लेवल पे देनी चाहिए, ताकि जो लोकलाइज प्लानिंग है वो अच्छे से हो सके. वो फंड की वजह से जो प्लानिंग या फिर जो एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं आ पाते हैं बिकॉज उनको फंड्स एलोकेट नहीं किया जाता एट द लोकल लेवल, वो जो प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए. कम्युनिटी ड्रिवन जो डेवलपमेंट है उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए. तो ये जो अजम्पशन है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको और भी ज़्यादा लोगों के करीब लेके जाया जा सके, बेटर तरीके से जो लोकल नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन नीड्स को एड्रेस किया जा सके. हावेवर इसको इफ़ेक्टिव होने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन को, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिवोल्यूशन, अथॉरिटी होना लोकल रेवेन्यूज़ को रेस करने की, ऑटोनमी आना प्लानिंग में, एक्सपेंडिचर में, अकाउंटेबिलिटी लेना फॉर फाइनेंशियल गवर्नेंस. तो इंडिया के अंदर जब हम पॉलिटिकल और फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक प्रोग्रेस देखने को मिली है जहाँ पे, बट फिजिकल जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक वीक एंड वी कैन से एक फ्रेगमेंटेड हिस्सा हमें देखने को मिलता है, मतलब कि वो बटा हुआ है. वी कैन नॉट सी द स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन या फिर एक जो स्ट्रॉन्ग रोल है उसका अभी भी हम वो नहीं देख पाते हैं एट द लोकल लेवल. सो फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज़ की जब हम बात करें आज के टाइम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवेन्यू जनरेशन पावर. सो लोकल बॉडीज़ को अलाउ होता है कि वो अपने फंड्स को रेस करे थ्रू टैक्सेस, फीस, यूज़र चार्जेस जैसे
प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, लाइसेंस फीस है, लेकिन ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, अंडर यूटिलाइज्ड है। रूरल एरियाज़ में जो कैपेसिटी है इन रेवेन्यूज़ को रेज करने की वो और भी ज़्यादा वीक है, बिकॉज वहाँ पे पॉवर्टी है, इनफॉर्मल इकोनॉमीज़ है, एंड पॉलिटिकल हेसिटेशन लोगों के अंदर देखने को मिलती है इन द टैक्सिंग रेजिडेंट्स। अब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो फेयर स्लाइटली बेटर हैं, बट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलती है वो हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी देखने को मिलती है, वेदर दैट इज़ टैक्स रेट्स को रिवाइज करना या फिर कलेक्शन एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी जो ये इश्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विथ रूरल एरियाज़। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो एक की रेवेन्यू सोर्स है म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए, जिसको कि कई बार अंडर वैल्यू किया जाता है एंड पुअरली कलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके पास अगेन जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम जनरेट हो पाते हैं। अगर रेवेन्यूज़ कम जनरेट होंगे तो डेफिनेटली दे कैन नॉट टेक डिसीजंस फॉर डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, राइट। सेकंड आएगा हमारा डिपेंडेंस ऑन ट्रांसफर्स। अब लोकल बॉडीज़ डिपेंड करती है हाईली कि उनको स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिले, फंड्स मिले सेंट्रल स्कीम से, चाहे वो मनरेगा हो, पीएमए हो या फिर एसबीएम हो। हावेवर ये जितने भी फंड्स हैं ये टाइड हैं कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही ये यूज़ करेंगे, जहाँ पे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अगेन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है लोकल गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट को डिसीजन नहीं होता है कि वो डिसाइड कर सकें कि उनको ये फंड कहाँ पे यूज़ करना है। तो वो अपने हिसाब से फंड एलोकेशन या फंड यूसेज को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। देन स्टेट फाइनेंस कमीशंस जो हैं, जो कि रिकमेंड होती है फंड शेयरिंग के बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज़, काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं वो डिले कर देती हैं या फिर इग्नोर कर देती है रिकमेंडेशंस ऑफ द लोकल बॉडीज़। इसकी वजह से एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है फिस्कल फेडरलिज्म का। थर्ड इज चैलेंजेस टू फिस्कल ऑटोनॉमी। तो एक क्लियर डिवोल्यूशन नहीं है, वो वहाँ पे लैग करती है। जब हम 29 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं 11th शेड्यूल में, जो 29 सब्जेक्ट्स उनको दिए गए हैं लोकल लेवल पे कि उन 29 सब्जेक्ट्स पे जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो अपने डिसीजन ले सकती हैं, बट जो क्लियर असाइनमेंट है फंड्स की, रेवेन्यू जनरेशन पावर्स की, वो पीआरआईज को नहीं दी जाती है, एंड वो काफ़ी सारी स्टेट्स में अभी भी इट हैज़ नॉट टेकन प्लेस। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स वो 29 सब्जेक्ट्स दे दिए हैं कहने को, बट until unless फंड्स एंड रेवेन्यू नहीं होंगे, कोई भी जो डिसीजंस हैं वो कहने को डिसीजंस रहते हैं बट उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। सेकंड इज़ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी। काफ़ी सारी लोकल बॉडीज़ हैं, उनके पास ट्रेंड पर्सनल नहीं है बजट्स प्रिपेयर करने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए या फिर फाइनेंसेस को ऑडिट करने के लिए। डिजिटल टूल्स हैं, ई पंचायत हो गया, वो स्टिल काफ़ी सारी अर्ली स्टेजेस में है काफ़ी सारे रीजन्स के अंदर। थर्ड वुड बी ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। तो फंड रिलीज कई बार डिले कर दी जाती है, फिर स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। लोकल बॉडीज़ के पास लिमिटेड ऑटोनॉमी है अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए। फोर्थ वुड बी इनइक्विटी बिटवीन रिच एंड पुअर लोकल बॉडीज़। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं रैदर देन द रूरल वंस, जिसकी वजह से एक हमें रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं डेवलपमेंटल कैपेसिटी के अंदर भी। तो जो डिफरेंसेस है ये ना कि सिर्फ रूरल एरियाज़ में है, रूरल रीजन्स में है, बल्कि अर्बन रीजन्स में भी ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ इसकी सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फिस्कल ऑटोनॉमी का लैक हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है उसको अफेक्ट कर देता है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को अफेक्ट करता है, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करता है, जहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ हैं वो खुद से फंड नहीं कर पाती, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती अपने प्रोजेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली। लोग फेथ लूज कर देते हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के अंदर। इससे जो डिपेंडेंसी है स्टेट मशीनरी की वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी से वीक होती चली जाती है। यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती, स्पेशली बैकवर्ड या फिर ट्राइबल रीजन्स में जिनके जो इकोनॉमिक बेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो डेफिनेटली सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हम देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी नेगेटिव एट द एंड ऑफ लोकल बॉडीज़ एंड लोकल डेवलपमेंट। वहीं पे अगर हम स्ट्रेंथन करने की बात करें फिस्कल ऑटोनॉमी की, तो स्ट्रेंथन स्टेट फाइनेंसेस कमीशंस एंड रिकमेंडेशन बाइंडिंग
ट्रेनिंग। तो हमें डेफिनेटली जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनकी रिकमेंडेशंस है उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उनको हमें इन उनको मतलब कि स्ट्रेंथन करके और एक तरीके से इन कंसिडरेशन लेके उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पीआरआईज को, यूएलबीज को एम्पावर करना पड़ेगा ताकि टैक्स रेट्स को रिवाइज किया जा सके, टैक्स बेस को एक्सपैंड किया जा सके एंड कलेक्शन को एफिशिएंट बनाया जा सके। मोर अनटाइड ग्रांट्स उनको मिलने चाहिए और टाइमली फंड डिसबर्समेंट होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट अनटाइड ग्रांट्स, तो जो ग्रांट्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है लोकल गवर्नमेंट को, तो वो जो ग्रांट्स हैं वो उनको टाइमली मिलने चाहिए, टाइमली उनको फंड मिलना चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला सके। फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्ड करना, कैपेसिटी को ऑडिट करना लोकल लेवल पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना बजटिंग के टाइम पे थ्रू ग्राम सभाज एंड वार्ड कमिटीज़। तो ये सारे एक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए या फिर ये सारे मेजर्स लेते हुए फिस्कल ऑटोनॉमी डेफिनेटली स्ट्रेंथन हो सकती है एंड एक तरीके से लोकल लेवल पे जो जितना भी फंक्शनिंग है, वर्किंग है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, वो एक बेटर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती है। एट दी एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, हमें अब्रप्टली अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है, विदाउट कंक्लूजन कोई भी आपको अपना आंसर एंड नहीं करके आना है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में लिखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन स्पेशली फिस्कल ऑटोनॉमी, तो वो एक बैकबोन है मीनिंगफुल डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का। विदाउट एडिक्वेट फंड्स, जब तक फंड्स प्रॉपर नहीं होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगा, लोकल बॉडीज डिपेंडेंट रहेंगी, वीक रहेंगी, इनफेक्टिव रहेंगी। तो जो ट्रू स्पिरिट है 73rd और 74th अमेंडमेंट का, मतलब कि जो ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, इंडिया को सिंबॉलिक डिसेंट्रलाइजेशन से हटके, मतलब कि सिर्फ पेपर में लिखने को डिसेंट्रलाइजेशन से हटके रियलिटी में लोकल गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली एम्पावर करना चाहिए। तभी जो रिसोर्सेज अथॉरिटी स्किल्स हैं वो लोकल लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला सकेंगे एंड लोकल प्रायोरिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक बेटर हमें डेवलपमेंट एंड उनकी एम्पावरमेंट देखने को मिलेगी। तो ये ना कि सिर्फ एक फाइनेंशियल नेसेसिटी है लोकल लेवल पे, लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक इम्पेरेटिव भी है, राइट। तो नेसेसिटी तो है डेफिनेटली ये, लेकिन ये रियलिटी में डेमोक्रेसी का एक मॉडल है। जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे, अपने हिसाब से डिसीजन लेना, अपने हिसाब से लोकल लेवल पे जो लोकल लोगों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना, उनके लिए बेटरमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आना, तभी जो ट्रू इंडिपेंडेंस एंड जो ट्रू इंडिपेंडेंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट हम वो देख पाएंगे एट द लोकल लेवल। एंड उससे डेफिनेटली जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से आ सकेंगे फॉर द लोकल पीपल एज वेल। एंड उसी से जो रियल डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगी इन रूरल एरियाज एज वेल एज इन अर्बन एरियाज ऑल्सो। तो इसी के साथ जो हमारा एक क्वेश्चन 12 था ये यहाँ पे एंड होता है। हमारा MPA 016 की हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे एंड होती है। आपको सारे क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगे आपकी प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो के एंड में डाल देती हूँ लिंक, अभी भी आपको आ रहा होगा लिंक, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो देखिए एंड अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है करके जाइएगा बहुत अच्छे से। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख के जाइएगा। All the very best for your exam. I know you all will really do really well in your exam. Bye bye, take care, and all the best.